नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। आपका राज्य में बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से, जहां पर खबर सामने आ रही है। एक दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने से मासूम भाई बहन की मौत हो गई है। बता दें कि थाना मऊदरवाजा से के सर्वोदय नगर निवासी नमो चतुर्वेदी के पुत्र पुत्री मकान की छत पर खेल रहे थे, जब काफी देर तक किट्टू और युवराज की आवाज सुनाई नहीं दी तो मां देखने पहुंची। वहीं किट्टू और युवराज के शव कूलर के टैंक में पड़े देख मां की चीख निकल गई। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक मासूम बच्चों के चाचा सुशील चतुर्वेदी ने बताया कि दोनों बच्चे पिचकारी से खेल रहे, थक कर टैंक से पानी भरने से दोनों को करंट लग गई और सीएफएल का टूटा होल्डर मासूम बच्चों की मौत का कारण बन गया। वहीं सीएफएल के होल्डर टूटे होने से लोहे की खिड़की में करंट उतर गया और कूलर खिड़की से सटा हुआ था। तो वहीं करंट लगने से दोनों मासूम बच्चों की मौत से मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। अब ऊपर बच्चे खेल रहे थे और खेलने से पता नहीं करंट लग गया क्या नहीं, कैसे खत्म हो गए अब मालूम ही नहीं मुझे लोगों को। क्या नाम है बच्चों का? युवराज नाम है और कुट्टू नाम है। उम्र कितनी है इनकी? उम्र 8 साल और 6 साल बच्चे की, लड़के की और लड़के की है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं ये? जी फर्स्ट में और 2 में। अच्छा। लड़की 2 में पढ़ रही थी। लगभग कितनी देर पहले की घटना है और आप लोगों को कैसे 4:30 पौने 5 आप लोगों को कैसे जानकारी हुई एकदम से? जे लोग देखने गए, बच्चे नहीं उधर मचा रहे थे, नहीं मचाया तो इसलिए देखने गए तो वहाँ पड़े भी थे। अरे तो जिला प्रशासन को किसी को सूचना दी अभी तक? नहीं। पिताजी इनके क्या करते हैं? वो वहाँ नेवड़ा में नौकरी करते थे। उनको सूचना दे दी है? मतलब करंट किसी चीज़ में आता था क्या? अब मालूम नहीं जी, अब मुझे तो मालूम नहीं। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? सुशील चतुर्वेदी। आप कौन हैं इनके? हम उनके बाबा हैं छोटे, और बड़े हैं वो अवधेश चतुर्वेदी। जी। पिता का क्या नाम है बच्चों के? नमो चतुर्वेदी। नमो चतुर्वेदी। ये बच्चे अंदर खेल रहे थे या बाहर थे इधर? ऊपर खेल रहे थे, अंदर खेल रहे हाँ, थे। डबल बाबा है। यूपी के कुशीनगर जनपद के गांगरानी क्षेत्र दक्षिण टोला में मूर्ति निकलने से आस्था का केंद्र बन गया, जहां भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें, जनपद कुशीनगर के गांगरानी अंतर्गत दक्षिण टोला में प्रधान द्वारा जेसीबी खुदाई करते समय निकली भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति और मूर्ति निकलने की सूचना जैसे फैली, वैसे ही आसपास के लोग बड़ी संख्या में वहां पर आना शुरू कर दिया। उसके बाद मूर्ति को साफ करके लोगों ने पूजा अर्चना शुरू कर दी। गांव वालों का कहना है कि जिस जगह से मूर्ति निकाली गई वहां सभी लोग सहयोग करके भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाएंगे। गांव वालों ने मूर्ति को 200 साल पुरानी बताई है। साथ ही सरकार से मंदिर निर्माण में सहयोग की मांग की थी। गांव के प्रधान ने 1,51,000 की सहयोग राशि मंदिर निर्माण के लिए देने की बात कही, जिसके बाद आसपास के लोगों ने भी मंदिर निर्माण में सहयोग करने की बात कही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद के गांगरानी अंतर्गत दक्षिण टोला में, जहां पर खुदाई के दौरान एक मूर्ति निकली है। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम चलते हैं उस गांव में और जानते हैं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो हम इस गांव में इस वक्त लगभग 7 बज रहा है और 7 बजे हम इस गांव में आए हैं और यहाँ पर अभी भी भारी भीड़ यहाँ पर जो है भक्तों की, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। तो आइए हम लेकर आपको चलते हैं, दिखाते हैं किस जगह से मूर्ति निकली है और इसके पीछे क्या कुछ रहस्य है। वो यहाँ पर मौजूदा जो यहाँ पर लोग हैं उनसे हम जानने का पूरा प्रयास करेंगे। यहाँ पर प्रधान भी यहाँ गए हैं, इन प्रधान से भी हम जानेंगे कि क्या कुछ इसमें रहस्य है। क्या नाम है प्रधान जी? मेरा नाम बैजनाथ कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद कि जो हमारे गांव में आप आए। पिछली बार जब भी ये साफ सफाई करने के टाइम तो नहीं निकला, लेकिन ये कीला टाइप था, हम जेसीबी से खुदाई करवा रहे थे कुएं में मिट्टी डालने के लिए। उसी टाइम ये मूर्ति दिखाई दिया और धीरे धीरे सारे गांव वाले आए और पूजा पाठ शुरू हो गया। लगभग कितने साल पुरानी ये मूर्ति होगी? मेरे हिसाब से करीब लगभग 200 साल पुराना है। अच्छा जी। मूर्ति निकली तो अब यहाँ पर जो गांव वाले यहाँ पर सब मौजूद हैं, यहाँ पे सारे लोग जुटे हुए हैं। ये लोग क्या चाहते हैं इसके बाद? ये चाहते हैं कि इसका मंदिर बन जाए साहब। पिछला भी मंदिर पड़ा हुआ है, वो ऐसे खंडहर है। इस बार हम लोग चाहते हैं कि सरकार से सहयोग लिया जाए, कुछ अपना सहयोग देके और मंदिर बनाया जाए। क्या नाम है आपका? बैजनाथ कुमार सिंह। बैजनाथ कुमार सिंह। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ इस गांव के प्रधान मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि लगभग ये जो मूर्ति है वो 200 साल पुरानी है और यहाँ पर सफाई के दौरान जब जेसीबी से खुदाई की गई थी ना प्रधान जी, जेसीबी से खुदाई की जा रही थी तो उस वक्त यहाँ से मूर्ति निकली है।
यहाँ पर आसपास ये आप देख सकते हैं, हमारे अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि एक बार दिखा दें, वो आसपास जो भी लोग हैं उनको दिखा दें कि यहाँ पे कितनी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी जानेंगे, इन आम जनों से भी हम जानेंगे कि क्या कुछ इसके पीछे का रहस्य है। तो आइए हम पूछ लेते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? जंत्री प्रसाद। कितने साल पुरानी मूर्ति है ये? 2 साल से कम तो नहीं होगा। आप लोग क्या चाहते हैं? यहाँ पर मूर्ति निकली है भगवान की, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बने और हम लोग पूजा पाठ करें। अच्छा, हाँ, तो आइए यहाँ पर और कुछ बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पर गांव में जो मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है चाचा? मूर्ति निकली है, मंदिर का निर्माण होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल होना चाहिए। कितने साल पुरानी मूर्ति होगी? अरे हम तो समझते हैं कि लमसम 1.5-2 साल से 2 साल से ऊपर की मूर्ति है। अब आगे की क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पे होने जा रही है? आगे की क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है? क्या चाहते हैं? हम लोग तो यही चाहते हैं कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति स्थापित किया जाए, मंदिर बने, सब लोग पूजा पाठ करें, देख रेख करें। तो आइए हम कुछ यहाँ पर युवा जो मौजूद हैं उनसे भी जानेंगे, वो क्या कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। हमारे गांव में मूर्ति निकली, इस बात की हमें बहुत खुशी है और हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में उस मूर्ति को लेकर एक स्थापना की जाए, एक भव्य मंदिर बने। इसमें हम अपने सभी गांव के युवाओं से चाहेंगे कि कल सुबह 9 बजे हम एक पूजा करवा रहे हैं, इसमें आप सभी लोग आके जुड़े। आप लोग साथ देंगे तो यहाँ मंदिर बहुत भव्य बनेगा। हम युवाओं की यही मांग है। कब मूर्ति निकला है? मूर्ति आज ही निकला है, 4 बजे के आसपास। 4 बजे। लगभग कितने साल पुराना होगा आपके हिसाब से? लगभग 200 साल तो पुराना होगा। बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि हम लोग को पता ही नहीं है कोई भी। मान लीजिए, अच्छा हम लोग को तो अभी हमारे गांव में स्थान है, वहाँ पूजा बहुत पुराना मंदिर हो रही है और मंदिर होते हुए हम युवा को होते हुए यहाँ मंदिर में पूजा नहीं हो रहा है। हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ पूजा शुरू हो। तो आप सुन सकते हैं यहाँ का जो युवा समाज है, यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, जो भी वृद्ध जन है यहाँ पर, वो क्या कुछ चाहते हैं। आपसे हम एक बार और मिलाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, महिलाएं भी कुछ यहाँ पर मौजूद थी। महिलाएं हैं क्या यहाँ पर? हाँ, महिलाएं कुछ यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे भी मिलवाएंगे। आपको जानते हैं क्या कुछ ये लोग बोलना चाहेंगे? क्या कुछ आप लोग बोलना चाहेंगे? यहाँ पर भगवान की मूर्ति निकली है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग चाहते हैं यहाँ का भगवान का स्थापना और हम लोग को पूजा दर्शन करने में आराम रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए, एकदम बनना चाहिए। अभी तो काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। हाँ। और इसके आगे की प्रक्रिया क्या कुछ है? इसके आगे की प्रक्रिया यही है कि कल से निर्माण शुरू हो जाए और हम पूजा दर्शन करने आते रहे। कल से निर्माण यहाँ पर शुरू हो रहा है? होगा। अच्छा, होगा, कल से होगा। अच्छा, प्रधान जी आइए, आगे आइए, बताइए। यहाँ पर मूर्ति निकली है, तो आपके तरफ से क्या कुछ आश्वासन यहाँ पर गांव वाले को दिया जा रहा है? मैं पहली बात आपको बता दूं कि स्वयं कमाया हुआ धन से 1,51,000 रुपया दूंगा। 1,51,000। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा 1,51,000 रुपए की धनराशि मंदिर निर्माण के लिए दी जा रही है। इस मंदिर को बनवाने के लिए तन मन धन से लगेंगे। अपना जैसे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सारा जो भी होगा लगा देंगे। गांव के सभी लोग तैयार है, सभी लोग तैयार है। कहीं से कोई विवाद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। केवल महंत जी नहीं मान रहे। महंत जी मान जाए तो कल से ही काम शुरू करा देंगे। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ बढ़िया एक रास्ता हो जाए जी, जो रास्ते की थोड़ा दिक्कत है, रास्ता बन जाए जी यहाँ पर आने के लिए। रास्ते के बाद इसका मंदिर का भव्य निर्माण हो जी, जिससे सब लोग, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। खाली आपत्ति जो भी है महंत जी को है, हम लोगों से कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सहयोग करेंगे तन मन धन से, जो भी चाहिए हम लोग एग्री है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर गांव के लोगों ने क्या कुछ कहा है। यहाँ पर प्रधान जी के द्वारा 1,51,000 की राशि जो है वो मंदिर निर्माण के लिए दी जाने यहाँ पर तय की गई है इनके द्वारा कि ये मंदिर निर्माण में 1,51,000 रुपए की धनराशि दान करेंगे, सहयोग करेंगे। यहाँ पर गांव वालों से भी हमने बात की तो सभी ने बोला कि हम मंदिर निर्माण में अपने तरफ से जो भी सहयोग हो पाएगा वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। कैमरामैन नीरज साहा के साथ आकाश पांडे, सुदर्शन न्यूज, कुशीनगर। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की, जहां पर जहानागंज थाना क्षेत्र के बढ़लगंज गांव में प्रधान महबूब आलम एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन पर होली के दिन सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और क्षेत्र में अशांति फैलाने का गंभीर आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान पति महबूब आलम के दबदबे और प्रभाव के चलते पुलिस प्रशासन भी निष्पक्ष कार्रवाई करने में असफल रहा है, जिस पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने का आरोप है। बता दें कि होली के दिन
बड़हलगंज में हिंदू मुस्लिम विवाद को सांप्रदायिक हिंसा में तब्दील करने की साजिश रचने का आरोप महबूब आलम पर लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रधानपति ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर क्षेत्र में तनाव को बढ़ाया है। विवाद की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में पीएसी बल तैनात कर दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महबूब आलम का रसूख इतना मजबूत है कि पुलिस और प्रशासन उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने से बचता है। 18 दिसंबर 2022 को प्रशासन ने महबूब आलम को भूमाफिया घोषित करते हुए सरकारी पोखरी पर अवैध कब्जे के लिए जुर्माना लगाया और बेदखली का आदेश भी दिया। बावजूद इसके अब तक आदेश का पालन नहीं हुआ। महबूब आलम का राजनीतिक कद भी चर्चा में है, जहां कभी बसपा, कभी सपा और कभी अन्य दलों के नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर वो सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव भड़काकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठे आरोपों में फंसाने और पुलिस को गुमराह कर घरों में घुसकर पिटवाने का भी काम महबूब आलम ने किया है। वहीं बीजेपी नेता आनंद गुप्ता ने आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार वर्मा सपा समर्थक हैं, जिन्होंने प्रधान के प्रभाव में आकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया। पुलिस द्वारा आधी रात को घरों में घुसकर महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगे हैं। बीजेपी नेता ने थाने का घेराव कर नारेबाजी की और दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग भी की। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि महबूब आलम ने सरकारी पोखरी पर अवैध रूप से मकान बनवा लिया है और 8 बीघा पशुचर भूमि पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बसाकर अवैध निर्माण कराया है। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक बेदखली की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महबूब आलम के खौफ और दबदबे को देखते हुए लोग उसे आजमगढ़ का अतीक कहने लगे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि तत्काल प्रभाव से महबूब आलम के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और क्षेत्र में अमन चैन बहाल किया जाए। मेरे को गांव के प्रधान महबूब आलम मारे हैं, उनका 3 लड़के थे वो मारे हैं। पूछेंगे आप, वो राड था लोहे का, उससे मुझे मारे। अब्बास था, उसमें कांटी 2 लगा था, तो उससे मारे। देखिए मेरा हाथ उठ नहीं, मेरा एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मेरा इधर का हाथ जो वो भी नहीं उठ रहा है। 10-12 लोग थे, उनके 3 लड़के थे। महबूब आलम प्रधान थे, वो एक और थे सलीम नाम के लड़के थे। वो बोले मार मार मार, लोहे का राड से मारे हैं सर। वो 2 घंटे से लोकेशन मेरा दे रहा था, उसका नाम था अमन। कोई में इसलिए कि होली के पहले 1 दिन पहले कोई मस्जिद पर अबीर फेंक दिया था। वो मुझे लगा रहे थे कि तुम ही लोग अभी फेंको। तो मेरे पिताजी को, मेरे भैया को पुलिस थाना लेकर गए। यहाँ तक कि मेरे भाई को, मेरा भाई मुझे गाली दे रहा था, तो प्रधान जी घर पर आकर मेरे भाई का बार उखाड़ कर उसको मारकर 100 नंबर गाड़ी में बैठा दिया। फिर हम लोग शाम को छुड़ा कर लाए तो सब मामला हल हो गया था। फिर अगले दिन मेरा भाई मंदिर पर जा रहा था, शनिवार को वहाँ कीर्तन रामायण होता है, तो वहाँ पर वो बोल रहा है दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहे, जो हमारे बाप चाहिए तो हम तुझसे करवा देंगे। जो हमारे उसी बात पे मेरे भाई से विवाद हो गया। मेरे यहाँ एक लड़का ने फ़ोन किया, बोला कि तुम्हारे भाई को मार रहे। तो मैं मौका पर आया तो वो लोग 2 थे, 2 के बाद 4 हुए, 4 के बाद 6 लोग हो गए। फिर प्रधान जी आए, महबूब प्रधान, वो भी मारे, उनके लड़के भी मारे, और 1-2 लोग थे, 12-13-14 लोग बाहर के थे। तो मेरा घर है, मेरे घर में एक सैयद बाबा का मजार। खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां पर कांग्रेस पार्टी से नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर के खिलाफ सभासदों ने मोर्चा खोला, जहां आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से अपने घर पर कार्य करवाने का आरोप है और सरकारी वाहन का दुरुपयोग और अपने समजातियों लोगों को कम देने का गंभीर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। वहीं शिकायतों पर कार्रवाई किए जाने को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान तमाम वार्डों के सभासद डीएम कार्यालय मौजूद रहे। हम लोगों की मांगे हैं, वार्ड के अंदर विकास होना चाहिए। वार्ड के अंदर रोड, नाली, खड़ंजा, लाइट, सीवर, पार्कों की सफाई, पार्कों का नवीनीकरण। सबसे बड़ी समस्या सीवर की है। पूरे वार्डों में सीवर भरा हुआ है, हर जगह सीवर की समस्याएं चल रही है। जनता हम सभी सभासदों को नाकारा और निकम्मा कह रही है। हम लोग गालियां दिन रात सुन रहे हैं। उसका केवल कारण है हमारे माननीय अध्यक्ष जी, जिनको हम लोगों ने बड़े विश्वास के साथ और जनता ने बड़े विश्वास के साथ भारी बहुमत से जिताया था। उनका एक नारा था कि एक फ़ोन पे काम करेंगे, लेकिन आज तक अब तो उनका फ़ोन उठता भी नहीं है।
जो हम लोगों ने 50 लाख की पावर दी थी कि जिससे कायदे से और सुव्यवस्थित ढंग से वार्डों में विकास हो सके, उसमें धन का अभाव ना आए, उसका अध्यक्ष जी अपने और अपने नाते रिश्तेदारों पे पूरा भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वार्ड में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि अभी त्यौहार आए थे, उनमें चूना और ब्लीचिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाती है। क्या मांग है आपकी? हम लोगों की मांगे यही है कि पहली चीज़ तो जो हम लोग प्रस्ताव दें वार्ड के विकास के लिए, वो एजेंडे में लिखा जाए। दूसरी चीज़, जो हम लोगों ने पावर दी थी 50 लाख की, वो हम लोग वापस ले रहे हैं और उसको भी एजेंडे में लिखा जाए। और पावर इनका वापस ले रहे हैं हम लोग। इसी संदर्भ में हम लोग डीएम साहिबा से मिलने आए थे, क्योंकि हम लोगों को न्याय की उम्मीद डीएम साहिबा से है, वो हमको न्याय दिला सकती हैं। जी, पूरे मनमानी ढंग से पूरा उससे सभी सभासदों का शोषण किया जा रहा है। वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। 2 साल से एक भी रोड, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, तो एक ईंट नहीं रखी गई है नगर पालिका से। वार्ड नंबर 13 मलिक मुवाइमा में आप उसकी जानकारी नगर पालिका से भी कर सकते हैं। यूपी के चंदौली रेलवे स्टेशन के सामने NH-19 हाईवे के किनारे धड़ल्ले से अवैध मीट, मुर्गे, मछली की दुकानें चल रही हैं। बता दें कि बिना मानक जांच के बकरे काटे जा रहे हैं। वहीं खाद्य औषधि विभाग के अधिकारी मुख्य दर्शक बने। पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय जाने वाली सड़क मुस्लिम दुकानदारों के कब्जे में। अवैध मीट मुर्गों की दुकान चलाने वाले नौसाद नाम के दुकानदार ने बताया कि विधायक रमेश जायसवाल के कहने से यहां पर दुकानें लगाई जाती हैं, जहां सरकार के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है और नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसको लेकर चंदौली SDM ने कहा कि अवैध चल रहे मीट मुर्गे की दुकानों पर कार्रवाई किया जाएगा। खाद्य विभाग की कार्यवाही है, जो खोआ और पनीर की दुकानों पर छापामारी करते हैं, लेकिन मीट मुर्गा की दुकानों पर नहीं। और ये प्रशासन की मिली भगत है, जो अवैध तरीके से किनारे लगाया जा रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में संक्रामक रोग फैलने की भी आशंका है। अभी चैत्र नवरात्र आ रहा है, इसके जस्ट पीछे माँ काली मंदिर है। नवरात्र में दर्शनार्थी जाएंगे, उसका दुर्गंध लेते हुए मंदिर की तरफ जाएंगे। जिसकी शिकायत कभी किया गया था? शिकायत तो बहुत बार किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सर गलत है, ये सब पुलिस की मिली भगत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुर्गा मछली तो बेच रहे हैं, जबकि इनको कम से कम हाईवे छोड़कर कहीं अंदर किया जाए। और लव जिहाद ये लोग कर रहा है। दिन भर बैठकर यहाँ ये लोग सिर्फ एक ही काम कर रहा है, लव जिहाद कर रहा है। बहुत ज़्यादा प्रदूषण भी फैल रहा है इस पे। अभी आप देख रहे हैं कि महक रहा, यहाँ खड़ा होने लायक जगह नहीं है। इसकी शिकायत कहीं किए थे? अरे क्या शिकायत किए? शिकायत किससे करेंगे? शिकायत जहाँ करेंगे कोई सुनने वाला नहीं है। और अन्य अधिकारी भी है, जैसे नगर पंचायत हैं और सबको मुर्गा पहुंच रहा है, खाद्य विभाग है, सबको मुर्गा पहुंच रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। कहीं स्थान नहीं मिला है और हम लोग को प्रशासन से अपील है कि हम लोग को कहीं अच्छा जगह देख के हम लोग को अपना मंडी दिया जाए। वहाँ पे लगाए थे पुल के पास, जी। वहाँ से आप लोगों को हटाया गया जी। और अभी यहाँ पे बगल में पंडित कमलापति राजकीय चिकित्सालय है और यहाँ पे शाम को भीड़ भी लगती है। हाँ। क्या इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने किया था यहाँ? जी नहीं, यहाँ कोई शिकायत नहीं किया है। हम लोग का दुकान यहाँ रमेश जायसवाल विधायक जी ने लगवाया है। रमेश जायसवाल जी ने लगवाया है? हाँ। तो उनसे मांग नहीं किए कि कहीं हम लोग को अस्थाई? बोले अभी यहीं लगाओ, फिर बाद में जगह जहाँ मिलेगा वहीं मंडी मिलेगा। पहले हमारे पास न्यूज़ आई थी कि ये जो हमारा हाईवे उतरता है और रेलवे ब्रिज है, वहाँ पे ये दुकानें लगी हुई थी, जिससे आम जनमानस को बहुत दिक्कत हो रही थी। और हमारी चंदौली जनपद जो है उसके आवागमन में भी एक तरीके से ये अवैध दुकानें दिख रही थी, जिस वजह से ये दुकानों को वहाँ से हटाया गया था। ये अब शिफ्ट करके थोड़ा सा आगे इन्होंने लगाई हैं। और जैसा कि आप अभी हमें बता रहे हैं कि कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल के अगर सामने आना है, तो आज हम इसको दिखवा के इस पर कार्रवाई करेंगे। यूपी के मथुरा सदर तहसील में शनिवार की छुट्टी होने के कारण सोमवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ, जिसमें 56 शिकायतें मिली। गौरतलब है कि सदर तहसील में रिंकू राही यानी कि IAS SDM की अध्यक्षता में नेहा रावत, BDO फरा और अपर तहसीलदार ने संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया। तो वहीं श्री रही ने बताया, हमें 56 शिकायतें मिली, जिसमें 6 शिकायतों का निस्तारण मौके पर हुआ और कुछ शिकायतों का निस्तारण शाम तक हो जाएगा। SDM ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार जनता की सुनवाई हर कर्मचारी का कर्तव्य है। जनता को लगना चाहिए कि हमारी सुनवाई हर विभाग में समय से हो रही है।
आज संपूर्ण संविधान दिवस का आयोजन किया गया है। इसमें अभी तक 36 आवेदन आए, इसमें से लगभग 6 जो हैं उनका निस्तारण तत्काल हो गया है और उम्मीद करते हैं कुछ और शिकायतों का निस्तारण शाम तक हो जाएगा। तो सर ये जो मामले थे 6 जो निस्तारण हुए ज़मीन से संबंधित थे या कुछ और बात रहे इनमें? ये विभिन्न टाइप के शिकायतें थी, जैसे कि कुछ ऐसे शिकायतें आई थी जो कोर्ट से रिलेटेड थी, कुछ शिकायतें ऐसी थी जिन पर पहले कार्रवाई हो चुकी थी और शिकायतकर्ता को जानकारी नहीं थी, कुछ लाभ से संबंधित थी, इस तरह की शिकायत आई थी तो इनका निस्तारण हुआ। यूपी के सीतापुर के करैला मार्ग पर स्थिति ग्राम मिश्रापुर में एक बार फिर अवैध निर्माण से अराजकता फैल रही है और क्षेत्र में अशांति फैल रही है। जो प्रकरण लगभग 8 से 10 वर्षों पूर्व पुलिस प्रशासन की सूझबूझ के कारण शांत हुआ था, उसी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मिश्रापुर के निवासियों का आरोप है कि मुस्लिम महिला लेखपाल जेबा खान और स्थानीय निवासी मुस्तकीम इस्माइल कोटेदार मुस्तफा अली और उसके साथियों के द्वारा अवैध मदरसे को मस्जिद में 2024 के दर्ज कर दिया गया है और जिसके कारण क्षेत्र में अराजकता, अशांति और सांप्रदायिकता फैलने की आशंका ग्रामीणों के द्वारा जताई गई है। वहीं प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार के सख्त दिशा निर्देशों के बाद भी अवैध रूप से सांप्रदायिक निर्माण और उन्हें सरकारी दस्तावेजों में दर्ज कराने का काम सरकारी विभागों में नियुक्त मुस्लिम समाज के कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा जांच और चिंता का विषय है। देश में बड़ी वक्फ संपत्ति कहीं न कहीं ऐसे ही सरकारी विभागों के कार्यरत मुस्लिम कर्मचारियों के सहयोग से ही सिद्ध हो पाया है। आज देश में आर्मी और रेलवे के पश्चात तीसरे नंबर पर सबसे अधिक जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सरकार को ऐसे कर्मचारियों की जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए और सरकारी संपत्तियों को अवैध रूप से किसी और संस्था या व्यक्ति विशेष को आवंटित करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल अवैध निर्माण और मुस्लिम लेखपाल जेबा खान के इस कार्य के कारण स्थानीय ग्रामीणों में रोष है और उन्होंने सरकार और प्रशासन से अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की मांग भी उठाई है, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने जानकारी दी है। मामला ये रहा कि हमारे यहाँ सन 2013 से 15 के बीच में मस्जिद मदरसे को लेकर विवाद हुआ था, माइक उतारने के लिए। उसमें हमने काफ़ी प्रयास ये हिंदू भाइयों ने किया था, बजरंग दल मिलके इन लोगों ने माइक उनका उतरवाया था। उस जगह पे लिखा पढ़ी जो हमारी हुई थी थाने में लिखा पढ़ी ये हुई थी कि इसके बाद कोई भी इसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा। उसके बावजूद अभी 2024 में हमारे यहाँ की पूर्व लेखपाल जेबा खान, मुस्तकीम इस्माइल कोटेदार और मुस्तफ़ा अली, इन लोगों ने मिलके घरौनी जब दर्ज हुई है, घरौनी दर्ज होने में उस मदरसे को मस्जिद के नाम पे तब्दील करके उसको घरौनी में दर्ज करा दिया है। क्या चाहते हैं प्रशासन? अब इसको ये चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का ना मदरसा चाहिए, ना मुझे मस्जिद चाहिए, इसका ध्वस्तीकरण चाहिए प्रशासन से। आपका नाम? इससे अराजकता हमारे यहाँ फैल रही है। पहले मदरसा था, उसके बाद जो है उन्होंने ज़बरदस्ती जो है मस्जिद बना रहे हैं। क्या प्रशासन से मांग है आपकी? हमारी मांग यही है जो है इसमें अजान जो पढ़ते हैं बंद कर दी जाए, हारन जो है हटा दिए जाए और उसमें इस्माइल हैं और अन्य लोग हैं, सभी मिलकर जो है जोर लगा रहे हैं। काहे के लिए? मस्जिद के लिए। तो क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? हम यही चाहते हैं जो है इसमें जो है केवल बच्चे ही पढ़े, अजान न पढ़ी जाए। मिश्रापुर में जाबिर ने जगह दिया था मदरसे के लिए, फिर मदरसा छोड़कर वो लोग अब मस्जिद की कोशिश कर रहे हैं, दान में दिया था। अब वो लोग मतलब जो है रोज़े में यहाँ बांधलीन मैक वैक बंधवाई गई उनका कि रोज़े के बाद उतार देंगे इसको। फिर भाई वह उतारिन ना है, जब उतारिन ना है तो मतलब विरोध पर उतारू हो गए वह लोग। तब फिर खैराबाद से सब फैसला हुआ तो कहीं नहीं, इसमें ताला वाला सब पड़ गया है, अब यह मदरसा ही रही हो। फिर उसके बाद फिर ही लड़ाई झगड़ा मतलब कोशिश कराइला चलावे के लिए। फिर क्या हुआ? फिर कहा वो फिर दोबारा मस्जिद बनावे की कोशिश कर रहे हैं। नेता है चुका है ना। तो आप क्या चाहते हैं प्रशासन में? अब यह है कि वो मदरसा उदरसा यहाँ कुछ ना रहना चाहिए गाँव के अंदर। हमारे गांव का मामला ये है, हमारे गांव में मदरसा था, उसमें बच्चे पढ़ते थे और मदरसे में ये था कि मदरसा था तो मदरसे में बच्चे पढ़ते थे। आज अब 2025 में उन्होंने मदरसे को मस्जिद बना रखा है, बना दिया है। अब उस पर हम लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग यही कहेंगे कि मदरसा था तो मदरसा रखो, मस्जिद ना बनाओ।
तो वो लोग मस्जिद भी बना रहे हैं। मस्जिद की दीवारें पूरी हो चुकी हैं, केवल स्लेब रह गई है पड़नी, और उसमें एक अज्ञात बाहरी आदमी भी आता है, हाफिज जी, वो नमाज भी बोलवाता है। 3 टाइम नमाज होती है, हम लोग कैसे मना करें। और इसका हम लोगों का सुलह समझौता थाने पर हुआ था कि मदरसा है, मदरसा रहेगा, इसमें बच्चे ही पढ़ेंगे, मस्जिद नहीं बनेगी। इसमें अब ये जो हमारे यहाँ की नेकपाल जेबा खान हैं, ये सब मिलके और 2-4 आदमी हमारे गांव के मिलके, इन्होंने एक इस्माइल हैं, बबलू हैं और एक अलीम है, कुतकुन का लड़का, और हमारे पूर्व प्रधान पहले लायकली थे, उनके वहाँ का एक लड़का है, वो इस सब लोगों ने मुस्तफाली उन्होंने मिलके मस्जिद कर दी। वो जेबा खान की अनुमति से नेकपाल हैं, उन्होंने मस्जिद स्थापित कर दी है। वो रहा है, वो जाबिर की ज़मीन है, जबले तो रहा है, तो जाबिर ज़मीन है। हाँ। वहाँ मदरसा में अधीन है। हाँ। तो कुछ 10-5 बच्चे वहाँ पहले पढ़ते रहे। हाँ। ठीक है, रमजान पड़ गए। हाँ। तो उसमें हम चलो आए तो कहला कि लाउड स्पीकर बांध ली, 4 लोग अगर बढ़ते रहा तो 10 लोग रह लगे, तो बहुत बढ़िया बात। तो फिर भाई जब इनका त्यौहार सब निपट गया, ईदों निपट गए, बल्कि दिनों निपट गए, तभी कहला कि कुल मिला के यहाँ की का, तभी हम कहन भाई का उतार लो, तो कहीं ना उतारी भाई तो का करी हो। हाँ। तो भाई हम थाने पहुँचन हम लोग। हाँ। तो भाई फिर गलौआ हुआ। हाँ। तो भाई उसको साहब कहला कि इनकी परमिशन है। हाँ। ठीक है भाई, तो हम कहें साहब ठीक है परमिशन, हम तो बगैर पढ़े लिखे कहीं कागज़ हैं इनके पास, तो और उसका मतलब वो जब कागज़ दिखाएं तो वही परमिशन मान ली। हाँ। लाउड स्पीकर वाली। जी जी। ठीक है भाई, फिर दंगा भवा थोड़ा, फिर हम 717 में पहुँचा दी। हाँ। रिपोर्ट नाम दर्ज हो गए। हाँ। तो वहाँ फिर जबंती करा, फिर साहब 2-3 दिन के बाद फिर दंगा भवा, तो उसमें तेने कहीं उसमें लिख बुलाएंगे, तो कहीं तुम्हारा बहुत अधिकारी आया मतलब। जी। तो भाई आवत रहे, फिर एक लेडीज अधिकारी रहा जो। हाँ। वो आवत, तो उसके गाड़ी के आगे हम खड़े हुए। हाँ। तो मैं साहब कुछ बतावा ना जाए रहा, और आवत सब, तो कहीं नहीं वो काम हो गया बेटा। कौन सा काम? अरे वो मतलब जो वो लाउड स्पीकर बांधी ना, वो नहीं रहेगा। हाँ। वो मदरसा है, मदरसा ही है। अच्छा। तो भाई पहले सीओ साहब सांझ का, तो कहीं सबका बुलावा थाने। हाँ। तो भाई हम लोग सब पहुँचे। हाँ। तो इस्माइल को बुलाइन, तो कहीं ऐसा है वो तुम्हारा परमिशन खारिज किया जा रहा। तो कहीं साहब लाउड स्पीकर हम उतार ली, तो कहीं नहीं मेरी पुलिस उतारेगी। ठीक। तो वो पुलिस के द्वारा फिर लाउड स्पीकर उतारा गया? हाँ उतारा गया तुरंत। पहले पुलिस साहब पहले किस सर का मामला है ये? वही वह 15-13 के बीच में। अच्छा। हमारे यहाँ का मामला ये है कि हमारे यहाँ मदरसा था जिसमें मुस्लिम क्षेत्र के बच्चे पढ़ते थे कुछ, और उसके बाद उसे धीरे धीरे मस्जिद में तब्दील करा दिया गया है, जो उस समय की हमारी लेखपाल थी जेबा खां, उन्होंने करवाया था। अभी उस मदरसे को धीरे धीरे इन लोगों ने मस्जिद बना दिया है, ऊपर तक एक फ्लोर और बन गया है, नीचे पूरा मेंटेन है, इसमें बच्चे ज़्यादा नमाज होती है। और हमारे बगल ही गाँव के अहमद नगर के एक हाफिज हैं, वो ही यहाँ पे सारा कार्य करा रहे हैं। हमारे गाँव के मुस्तकीम और ये जुबैर और इस्माइल, ये 3-4 मुस्लिम क्षेत्र तरफ के आदमी हैं जो ये कार्य करवा रहे हैं। और उस टाइम पे 2013 से 15 के बीच में इन्होंने हॉर्न रखने के लिए हम लोगों से गुजारिश की थी हिंदू समाज से कि भैया हम लोग रोज़े रखते हैं, कुछ लोगों को पता नहीं चल पाता है, तो रखा गया था। उसके बाद ये धीरे धीरे ईद बकरीद सारा हो गया और उन्होंने उतारा ही नहीं। तो हमारे पक्ष में सारे लोगों ने कहा कि इसको उतारे, तो ये थोड़ा विवाद पे आ गए। फिर हम लोगों ने यहाँ रिपोर्ट की थी थाने में, खैराबाद थाने में। उसके बाद इन लोगों ने जब उतारा नहीं, बोले कि हमारे पास परमिट है, ये है वो है। पुलिस प्रशासन भी बहुत देर में काम आई, जब हम लोगों ने बजरंग दल का सहारा लिया था। उन लोगों ने ही थाने में जाके यहाँ के पूरा काम कराया था, लाउड स्पीकर को उतरवा के उसको बंद कराया था। अब 2024 से ये पूरा पुनः निर्माण मस्जिद का करवा रहे हैं। 2025 में लगभग बन चुकी, केवल छत पड़नी बची है ऊपर की, वो 2 फ्लोर हो चुकी है। प्रशासन ने क्या मांग है? तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि उस मस्जिद, वो मस्जिद थी नहीं, मस्जिद नहीं रहेगी। मदरसा था, चाहे तो मदरसा चला सकते हैं, वरना हमारी यही गुजारिश है कि उसे निस्तोआबूद किया जाए, तुरंत खत्म कर दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं बिजनौर की, जहां पर बिजनौर के थाना
मंडावर थाना क्षेत्र के गांव में एक मुस्लिम युवक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक AI से वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर शेयर कर दी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। वहीं एक बीजेपी कार्यकर्ता ने पुलिस को तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी सादान अंसारी को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल ये पूरा मामला मंडावर थाना क्षेत्र के ग्राम राजरामपुर का है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 17 मार्च को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई। उक्त वीडियो का संज्ञान मिलते हुए तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मुलजिम को अरेस्ट कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बात रायबरेली की, जहां पर रायबरेली पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के नेतृत्व में शहर कोतवाल राजेश सिंह का सराहनीय कार्य देखने को मिला। थाना कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए घायल को जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के उपरांत उसकी जान बच सकी और शहर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो एक पेशेंट आया है, क्या है मामला उसका? क्या उसके गले में कट था, उसका फर्स्ट एड करके एडमिट किया गया। कौन लाया है उसको? SI लेके आए हैं थाना कोतवाली के। मुरादाबाद के कुंदरकी के रहने वाले डॉक्टर आदिल ने बेलारी के अंतर्गत एक अस्पताल संचालित किया, जिसमें लगभग 10 से अधिक बैंडों की व्यवस्था की गई। आपको बता दें, गेट पर बड़ा बोर्ड लगाकर अनेक डिग्री का जिक्र भी किया गया। कई अलग अलग डॉक्टर के नाम भी खोले गए, लेकिन बोर्ड पर MA हॉस्पिटल के नाम से संचालित किया गया। डिप्टी CMO संदीप बेलवाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों से लगातार इस अस्पताल की शिकायत मिल रही थी। वर्तमान में आज भी एक फोन पर शिकायत प्राप्त हुई कि एक महिला का गर्भपात कराया गया। इसी को देखते हुए वर्तमान में कई मरीजों की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी बात को देखते हुए आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई दवाइयां प्राप्त की गई और अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकर मना कर दिया, प्राइवेट में सफाई कराओ। किसने कहा ये सब? वो दूसरी मैम जो हैं, बोली रेशमा मैम नहीं है, वो दूसरी मैम ही, उन्होंने हमें भेज दिया। क्या बोला था? बोले प्राइवेट में कराओ, पर सफाई यहाँ पर नहीं होती है। तो कहाँ लेकर आए थे? यहाँ पे फिर यहीं पे लेकर आए हम। क्या नाम रखा पता है कुछ? डॉक्टर साहब को न पता, जिन डॉक्टर ने वो सफाई करी है, फरीन नाम है उनका। फरीन। कौन सा अस्पताल में है? किस जगह? हमें तो ये हम अनपढ़ हैं, अस्पताल की भी नहीं पता क्या नाम है इसका। कितने पैसे लिए गए आपसे? अभी तो नहीं लिए हमसे पैसे, हम झूठ बोले। कुछ बताया? हाँ? कुछ बताया पैसे? बोले क्या हम भर्ती रहो, सही हो जाएंगे। तो मरीज की हालत कैसी आपकी? मरीज की आगे 1 बजे आई ही, बस आके बोतल लगाई और सफाई करी। देखिए, MA हेल्थ केयर जो बिलारी में स्थापित है, इसकी सूचना मुझे सुबह से टेलीफोनिकली ये मिल रही थी कि यहाँ पे जो LACS हो रहे हैं और MTB के केसेस यहाँ पे कराए जा रहे हैं, जो कि अनधिकृत रूप से। तो मैंने यहाँ पे औचक निरीक्षण करने यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने एक MTB का केस यहाँ देखा। उसके बारे में जब जानकारी ली तो यहाँ पे कोई भी स्टाफ मुझे मौजूद नहीं मिला और सब लोग वहाँ से पहले से भाग गए। LACS का केसेस भी हमें मिले। यहाँ पे एक केस मिला जिसकी किसने OT की और किसने एनेस्थीसिया दिया, कौन पीडियाट्रिशियन था, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन यहाँ प्राप्त नहीं है, ना ही हमें फाइल यहाँ पे मौजूद मिली है। किस नाम से चलता है? MA हेल्थ केयर के नाम से है, बिलारी रोड पे ये। सर, पर्चे पे तमाम जो डिग्रियां लिख रखी है वो किस प्रकार से और इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, बेसिकली अगर ये हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड है नहीं हॉस्पिटल, हमने ये पता किया है, तो बेसिकली ये जो इन्होंने जनता को भ्रमित करने के पर्पज से ये चीज़ें करी गई हैं, इसके खिलाफ हम इस पर एक परिवार दायर करेंगे। सर, कुछ आरोप है कि सरकारी अस्पताल से मरीज को वापस किया गया था। किसने? एक महिला ने आरोप लगाया, ऊपर बोल रही थी कि सरकारी अस्पताल से वापस भेज दिया, तो हम प्राइवेट में दिखाना आए थे। ये मैटर ये चीज़ जो मेरे संज्ञान में नहीं है और मैं इसके बारे में मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करूँगा। सर, MTP की जो अगर भाषा कही जाए तो आप बताएगा MTP को? देखिए, MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसको बोला जाता है। उसके कुछ नियम कायदे होते हैं, उसका एक एक्ट होता है अपना, उस एक्ट के तहत किए जाते हैं। उसकी क्या समस्या है, किस रीजन से वो करना पड़ रहा है, तो वो सारा मेंशन होना चाहिए जो भी, और उसके लिए अधिकृत होता है और उसके एक ट्रेनिंग भी होती है। बेसिकली वही लोग उसको कर पाते हैं, अदरवाइज कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने बेड पाए गए? लगभग 10 बेड थे। क्या डॉक्टर्स मौजूद? वहाँ पे केवल एक डॉक्टर जिजित साहब यहाँ पे मुझे मिले, जो कि वो 6-7 दिन पहले ही आया। तो जब मैंने उनकी BST देखी तो उन्होंने क्या, हमने पूछा किसके साइन है, किसकी राइटिंग्स है, तो उन्होंने डॉक्टर आदिल का नाम बताया। और डॉक्टर आदिल
की जो डिग्री है उस पर MD लिखा हुआ जनरल फिजिशियन। जब मैंने उनसे पूछा कि इन्होंने MD कहाँ से किया है, कहाँ से MD कर रखे हुए हैं, कि कुंदरकी में बैठते हैं OPD बेसिस पे, तो बेसिकली वो MD नहीं है। बाकी इसकी अभी पूरी जानकारी मैं लूँगा और उसके हिसाब से इसमें डायरेक्ट कोर्ट में इनके लिए परिवार डाला जाएगा। डॉक्टर आदिल वर्तमान में भी कोई कार्रवाई की गई थी कुंदरकी में? वो मेरे संज्ञान में नहीं DF है। ये सब मौजूद मुरादाबाद जनपद की तहसील बिलारी क्षेत्र में, तहसील बिलारी के यहाँ नगर क्षेत्र में जहाँ पर बात की जाए तो लगातार भ्रूण हत्याएं और तमाम तरीके के नाजायज अस्पताल बिलारी में और मुरादाबाद जनपद में पंजीकृत है, जिनको लेकर आए दिन कुछ लोगों द्वारा आगे भी डाली गई। लेकिन बिलारी में बताया जाए तो मात्र 6 अस्पताल ऐसे निकले थे जो कि यहाँ से पंजीकृत है। लेकिन बात की जाए तो इतने बड़े बड़े अस्पताल आप पीछे देख सकते हैं, ये MA हेल्थ केयर के नाम से अस्पताल है और जिसमें निशा चौधरी, मोहम्मद खाजिद, जावेद हुसैन, मोहम्मद आदिल इसमें मेन बताए जा रहे हैं, जो कि मोहम्मद आदिल से बताया जा रहा है कि शायद पहले भी एक इसी प्रकरण में वाद दायर हो चुका है। और यहाँ जो आज डिप्टी CMO द्वारा संजीव बेलवाल जी द्वारा यहाँ पर निरीक्षण किया गया, छापेमारी की गई, वो छापेमारी में आपको बताऊं यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी नहीं पाई गई जो अधिकारियों को संतुष्ट कर पाती या आप यहाँ पर कोई मिल पाता। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये सरकार द्वारा जो है चिकित्सा विभाग द्वारा ये सील लगा दी गई है और यही सील ऐसे इस पूरे अस्पताल में यहाँ से लेके ऊपर भी है, उसका फ्लोर है, वहां भी लगाई गई है। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो है एक गर्भपात का केस जो डॉक्टर CMO ने यहाँ रंगे हाथों पकड़ा है, डिप्टी CMO ने, उसको लेकर यहाँ पर बताया जा रहा है परिवार एक दायर किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बड़ी बात बता दें, यहाँ चंद 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर सरकारी अस्पताल है और यहाँ से मेन रोड है जिस पर बड़े बड़े अधिकारी निकलते रहते हैं। और उसी रोड की बात की जाए तो यहाँ पर 4 से 5 ऐसे अस्पताल हैं जो लगातार चल रहे हैं, जिनमें पहले भी छापेमारी की जा चुकी है, लेकिन छापेमारी कैसे खत्म होती है ये आज तक किसी को पता नहीं लग पाया। उसी क्रम में आज ये छापेमारी की गई है। यहाँ डॉक्टर जावेद बताए जा रहे हैं रंगे हाथों CMO उन्होंने संजीव बेलवाल ने पकड़ा है और उसी क्रम में ये पूरा अस्पताल यहाँ सील कर दिया गया है। अब देखना यह है कि उन लोगों द्वारा क्या ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो ऐसे डॉक्टर पनप रहे हैं इस मुरादाबाद जनपद के बिलारी क्षेत्र में, उन पर ऐसी क्या कार्रवाई की। रायबरेली में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने DM कार्यालय में धरना दिया। वहीं किसान की 10 सूत्री मांगों को लेकर अड़े रहे सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार पुलिस बल के साथ किसानों को समझने का प्रयास किया। काफी समझाने के बाद किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर धरने को समाप्त किया है। किसानों की अधिग्रहण करी भूमि का लंबे समय से मुआवजा न दिए जाने और जिला पंचायत और उद्यान विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार न किए जाने और योजनाओं का विभागीय लोगों द्वारा मनमाने तरीके से अपत्र को लाभ दिए जाने का भी आरोप लगा है। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी समेत किसान मौजूद हैं। उन्होंने काफ़ी ज्ञापन दे रखे हैं लेकिन उन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे तहसीलदार साहब, SDM साहब जो भी हैं वो हमारे किसानों को अनदेखा कर रहे हैं। इसीलिए DM साहब से वार्ता करने हम लोग आए हैं कि DM साहब उनको टाइट करें, वो उनके आदमी हैं और उनके अपने आदमियों को आप ठीक से नहीं समझा कर रखें ताकि हमारे किसानों की बात सुने और उनका कार्य करते हैं। बस और कुछ नहीं चाहते हैं। आपकी मूल मांगे क्या हैं? हमारी मांग है, एक तो SDM साहब से महाराजगंज की है, उन्होंने हमारे किसानों से भत्ता की है, ठीक है। दूसरी मांग है हमारी, जैसे हमारे एक गांव है नीम टिकर के पास है, वहाँ बिजली नहीं जाती, कभी पंखा नहीं डोलता है। कई बार हम लोग 7 से 50 मिल चुके हैं, वो भी नहीं ना। दूसरी बात एक और है कि जैसे रायतापुर में जो है वो टिपुला चौराहे से जब हमारा बाईपास बन गया है तो बाईपास को जोड़ने रायतापुर तोड़ने कोई आवश्यकता नहीं ना। हर जगह पे बाईपास बाहर निकल गया है और यहाँ पे कोई जरूरत नहीं साले रायतापुर तोड़ने की। ये समस्या है हमारी सबकी, इसको ख़त्म कर दें। और तहसीलों की तमाम जिसे वरासत है, तमाम लोगों ने नाम गलत है और नाम सही कराए के लिए लोग तहसील के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन तहसीलदार साहब उस पर अनदेखा कर रहे हैं। इसीलिए अपने आदमी पर अंकुश लगाएं। बिजली विभाग है, ये है, नगर पालिका कुछ लोग हैं जो नगर पालिका में तमाम आज के सिस्टम आज जो बना रहा है ठेकेदार, वो केवल नाली खोद के पाइप डालना, उसके ऊपर ईंटा सीमेंट कोई प्रकार से पाट नहीं रहा है। तमाम तरह के पड़े हुए इस तरह की समस्याएं हैं। गुजरात राज्य में सूरत शहर के पूना विस्तार सब्जी मार्केट में बांटने गए 500 की नकली नोट बनाने वाले 2 आरोपियों को SOG पुलिस टीम ने 9,000 रुपए और मशीन के साथ गिरफ्तार किया। इसी के साथ आरोपी के खिलाफ NIA में पहले से 3 गुनाह दर्ज है और इस मामले में कुछ आरोपी वांटेड भी हैं, जिनका नाम
ताहिर और कालिया शेख बताया जा रहा है। इसकी तलाश एसओजी पुलिस कर रही है। आरोपी पिछले 15 सालों से नकली नोटों का व्यापार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा गांव से इनका सीधा संबंध जुड़ा है। काम करने का इनका एक कोड वर्क होता है जिसे मावा के नाम से जानते हैं। नकली नोट बनाने के लिए हाई क्वालिटी का पेपर उपयोग करते थे। आरोपियों का संबंध पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होने का संबंध एसओजी पुलिस बता रही है। वहीं वांटेड आरोपी ताहिर शेख के पकड़े जाने के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। जो जगह है कि कोई लारी है, कोई गल्ला है, वहाँ पे वो जाके ये नोट को इस्तेमाल करके फिर वो जो ओरिजिनल करेंसी है वो लेते थे। तो एसओजी की टीम ने पुणा गांव में एक रेड की और वहाँ सुरेश लाठीदड़िया और उसके साथ विजय चौहान 2 व्यक्ति को अरेस्ट किया। एक के पास 5,000, एक के पास 4,000 की फेक करेंसी नोट मिली थी। टोटल 9,000 मिले। उनके घर से एक नोट ओरिजिनल नोट का डिटेक्शन का मशीन भी मिला जो अमेजोन कंपनी से उन्होंने मंगवाया था। और उसके घर से 1,03,000 रुपये जो ओरिजिनल करेंसी है भारत की, जो ये फेक करेंसी को सर्कुलेट करके फिर उन्होंने उनके बदले में ली थी, वो भी हमने मुद्दा माल में जमा ले ली है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग उनकी पूछताछ में पता चला कि मालदा गांव है जो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, वहाँ का ताहिर शेख है, उनके पास से ये लोग लाते थे। एक के बदले में 3 नोट लाते थे और यहाँ पे ये सर्कुलेट करते थे। वो अभी ताहिर शेख वांटेड है, उसको भी पकड़ने के लिए टीम रवाना हो गई है। उसको भी जल्द से पकड़ लिया जाएगा। बाद में जो भी दूसरी जानकारी मिलेगी वो आपको बताई जाएगी। और इनका जो कोडवर्ड है, जब वो नोट लेके जाते थे उसको माओ बोलते थे और नोट जब उनको वो सर्कुलेट करके फिर जो ओरिजिनल करेंसी वापस ले लेते तो उसको सेकेला मावा ऐसा कोडवर्ड का यूज़ करते थे। इस मामले में कितने लोग शामिल थे? अभी तक तो 2 लोग हमने पकड़े और एक वांटेड है, ये शामिल है। लेकिन अगर ये जो पैसा वहाँ से 6 लाख रुपए लाए थे तो किसी को बल्क में डिलीवरी की होगी या ऐसा कुछ हमको इन रिमांड में मिलेगा तो उसको भी अरेस्ट करेंगे और आगे आपको जानकारी देंगे। NIA में भी ये जो सुरेश लाठीदड़िया आरोपी है उसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज है। तो ये टीम भी जुड़ सकती है, उनको हम इंफॉर्मेशन देंगे तो वो भी जुड़ेगी और आगे जो भी मिलेगा तो आपको जानकारी देंगे। कितना मुद्दा माल सामने आया? अभी तक 9,000 रुपये की फेक करेंसी सामने आई और हमने जो ओरिजिनल करेंसी उसका 1,03,000 कब्जे किया है। और ये एक जो ये डिटेक्टर है, नोट डिटेक्टर, वो है हमारे पास। इसका पुराना रिकॉर्ड क्या है? पुराना रिकॉर्ड ये है कि इसके विरुद्ध में 7 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड DCB में, वराचा में, जूनागढ़ में और NIA में, ATS में भी इनका ऑफेंसेस रजिस्टर है। मध्य प्रदेश के धार ट्रैकिंग ग्राउंड में जलते गायों के शव को देख बजरंग दल के लोग भड़क गए। बता दें कि नगर पालिका परिषद धार के टीचिंग ग्राउंड में रविवार रात को गायों के शव को जलाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर विरोध स्वरूप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धार नगर द्वारा नगर पालिका में जाकर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जहां धार कलेक्टर के नाम से ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गौ माता हिंदू धर्म की आस्था का केंद्र है, जिसे कचरा के साथ जलना की घटना बहुत ही निंदनीय है। घटना के संबंध में दोषियों को कार्रवाई करे और प्रशासन को बजरंग दल द्वारा चेतावनी स्वरूप 3 दिन का समय दिया गया। समय पर कार्रवाई नहीं होने पर बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा, ये चेतावनी दी गई। वहीं ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के समस्त पदाधिकारी मौजूद हैं। चलिए अब खबर झारखंड से। झारखंड के बोकारो से बिलिडी थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर से एक पिता ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही 11 वर्षीय पुत्री के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। रिश्ते को तार तार कर देने वाली ये घटना थाना क्षेत्र के होली की रात घटी है। आरोपी पिता पत्नी से छुपकर बेटी को पड़ोसी के घर जाने के बहाने से बाहर ले गया, जहां उसका दोस्त गाड़ी लेकर खड़ा था। फिर दोनों मिलकर बच्ची को नजदीक की पहाड़ी के पास लेकर गए और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी का भी मेडिकल जांच कराया है। कल बालेडी थाना को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने दोस्त के साथ मिलकर एक अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की बात प्रकाश में आई थी। इस संबंध में त्वरित बालेडी थाना में औपचारिक प्राथमिकी दर्ज कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। प्रथम दृष्टया यह घटना सत्य पाई गई तथा कड़ी मशक्कत के बाद इस कांड में शामिल मुख्य अभियुक्त लकी चंद्र गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है तथा इस घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त 4 पहिया इर्टिगा कार को भी बरामद किया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय जांच कराया गया है और कुछ चिकित्सीय जांच की कार्रवाई आज चल रही है। साथ ही साथ इनका
कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया जाएगा और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। क्या लग रहा है ये व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किए क्या करता है, पिता के साथ कितना संबंध है? ये प्रारंभिक जांच में बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा व्यवसाय काम किया जाता है तथा जो पीड़िता के पिता हैं उनका ये दोस्त है। इनके द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया है और घटना में शामिल रहने की बात को स्वीकार करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पिता का भी इसमें हाथ होने की बात कही जा रही है, लड़की के साथ छेड़छाड़ के बाद। बिल्कुल, पिता के द्वारा भी इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होने की पुष्टि हुई है। पिता की गिरफ्तारी के लिए आगे क्या कार्रवाई? लगातार छापेमारी की जा रही है, जल्द ही पकड़े जाएंगे। खबर असम के डिब्रूगढ़ से, जहां पर जापान की राजधानी टोक्यो के निशिकसाई क्षेत्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस ऐतिहासिक समारोह में अयोध्या ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद गिरी महाराज और महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाबा कालीदास ने प्रमुख अतिथि के रूप में भाग लिया। इस आयोजन का संचालन पुणेकर और इंडो जापान ग्रुप द्वारा किया गया। आपको बता दें कि 9 फीट ऊंची, 8 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी इस प्रतिमा का वजन लगभग 400 किलोग्राम है। इसे भारत के विभिन्न राज्यों में 8000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा के माध्यम से ले जाया गया और पुणे में यात्रा का समापन कर जापान में स्थापित किया गया। विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष आनंद गिरी महाराज, महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बाबा कालीदास, हरियाणा सांपला से भारत सरकार के रेल मंत्रालय के प्रादेशिक सलाहकार डॉक्टर आदित्य पतकराव, लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अध्यक्ष अविनाश सकुंडे, जापान के पूर्व विधायक योगेंद्र पुराणिक, स्थानीय जापानी विधायक और भारतीय मूल के जापानी नागरिकों की उपस्थिति उल्लेखनीय रही, जहां धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश दिया गया। इस अवसर पर आनंद गिरी महाराज ने धर्म और संस्कृति की रक्षा का संदेश देते हुए कहा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत रहना चाहिए। वहीं महामंडलेश्वर बाबा कालीदास ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने की आवश्यकता है। भारत शीघ्र ही विश्व की महाशक्ति बनेगा। कला और संस्कृति का योगदान इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कलाकार ऐश्वर्या गैगवाल द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की विशेष ऑयल पेंटिंग जापान को समर्पित की गई। उन्होंने इस कलाकृति में प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया। बाबा कालीदास ने वीडियो कॉल के माध्यम से ऐश्वर्या गैगवाल के कार्य की सराहना भी की और उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। शुभकामनाएं और संदेश महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि जापान में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की स्थापना भारत और महाराष्ट्र के लिए गर्व का विषय। यह हमारे इतिहास और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। रुद्र मारुतां स्तवन्तु देवैः स्तवैः वेदैः संगपदाक्रमोर्पनिषद्रैः गायन्ति अंसामगा ध्यानं वच्य तद्गतेन मनसः पश्येम्स्यां योगिनो ये संतान विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मंच उपस्थित पूज्य संत शिरोमणि गोविंद गिरी जी महाराज का चरणों में दंडवत नमो नारायण करते हुए सभी मंच उपस्थित सबको नमन। यहाँ के टोक्यो को देखने वाले योगी जी, यहाँ का राजनीतिक नेतागण, सभी समस्त भारत से आए हुए छत्रपति महाराज शिवजी महाराज के भक्त मातृशक्तियाँ, भद्र पुरुष, आज परमहर्ष का दिन है। महाराज विश्व सम्राट चक्रवर्ती महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का आज जापान का टोक्यो में डिजिटल प्रतिमा का उद्घाटन हुआ है। जिस समय भारत अंधकार डाक का रूप में चल रहा था, उस समय महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, रत्न भारत को बचाने का कोई कसर नहीं छोड़ा। नेवी, पर्यटक, जल स्रोत
सबको बचाते हुए उन्होंने अपना हिंदू साम्राज्य सम्राट का रूप में उन्होंने जीना और जीवित रहना और जीना सिखाया। ऐसे महान दूरदर्शी सम्राट चक्रवर्ती को नमन करते हुए मैं यही बोलना चाहता हूँ, 1-1-11 बन करके सब मजबूत हो, 1-1-2 सिंगल ना रहे। और इतिहास का वर्णन तो महाराज श्री का मुखारबिंद से आप लोग को सबको सुनना मिला। समय को देखते हुए मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए इतने में मैं अपना वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। सभी को जानकारी दे करके बहुत खुशी होगी। आज विश्व सम्राट चक्रवर्ती छत्रपति शिवाजी महाराज का जापान का टोक्यो में डॉक्टर आदित्य पतक राव जी का सानिध्य में उनका टीम का द्वारा एक विशाल मूर्ति का यहाँ स्टेचू लगाना जा रहे हैं। इंडो इंडिया जापान की तरफ से सभी यहाँ आज सम्राट चक्रवर्ती छत्रपति शिवाजी महाराज ने देश और विदेश में धर्म, संस्कृति, कला, साहित्य, जाति, जनजाति, आदिवासी संपूर्ण को और नेवी जैसे और जल का संरक्षण करने में उन्होंने मार्गदिशा दिखाया। उसका मार्गदर्शक का बीच में आज भारत समृद्धिवान राष्ट्र बन करके समस्त मराठी परिवार का मात्र नहीं होकर के समस्त विश्व में जितना भी मराठी परिवार रहे उनका एक सानिध्य देने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा। उस महान दिव्य पवित्र आत्मा को आज ये डॉक्टर आदित्य पतक राव जी का टीम द्वारा अमेरिका, लंदन, जर्मनी, सिंगापुर और आज जापान, थाईलैंड जैसे राष्ट्र में सभी जगह में आज स्टेचू लगा करके उनका समृद्धि, उनका कीर्ति, प्रतिष्ठा, संस्कृति, कला, साहित्य आदि संपूर्ण को उन्होंने बचाने का प्रयत्न किया। इस अवसर में जापान और भारत मैत्री संघ को बढ़ाने के लिए भी आप आदित्य बत्र राव जैसे डॉक्टर साहब आकर के उनका टीम को सबको लेकर के इस जापान का टोक्यो में आप ये आगामी 8 तारीख को यहाँ सवेरे 9 बजे स्टेचू उनका साहित्य, कला, कृति और उनका चलाया हुआ समस्त और वस्त्र और उनका कलाकृति यहाँ आकर के उन्होंने इसको लगाने के लिए यहाँ जापान और भारत का विद्यार्थी लोग यहाँ पर्यटक का रूप में आएंगे तो उनका समस्त अस्त्र शस्त्र समस्त देखने को मिलेगा। उनका वस्त्र जो कला, कीर्ति, साहित्य था, रत्न था, उसको प्रदर्शन करने को सबको मिलेगा। वो भी देखने का लिए एक कलाकृति भी बनाएंगे। और आगामी 8 तारीख को यहाँ के नेता और व्यवसाय करने वाला व्यापारी, उद्योगपति सभी इसमें भाग लेंगे। इसमें मैं भी भाग लेने का लिए यहाँ पहुंचा हूँ। इसीलिए सभी का लिए यहाँ आए और इसमें भाग लें और देश भारत को विश्व गुरु बनाने में आप लोग कोई कसर ना छोड़े। 1-1-11 मजबूत बने, 1-1-2 सिंगल बन करके ना रहें। इतने बोलते हुए और मैं सभी को आह्वान करते हुए और डॉक्टर आदित्य पतक राव जी को नमन करता हूं। आपने इस बेड़ा को उठाया, आपका टीम को धन्यवाद करता हूं और आने वाला समय सभी आपका साथ में 1-1-11 बन करके मजबूत हो, 1-1-2 बन करके सिंगल न हो, इस तरह के से कार्य करें। यही बोलते हुए मैं अपना वाणी को यही विश्राम देता हूं। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां आईएमटी इलाके में डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी के अस्पताल में आज एक कैंसर कैलेंडर जारी कर लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। इस मौके पर डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने दावा किया है कि सही इलाज केवल आयुर्वेद और इलेक्ट्रोपैथी में ही संभव है।
जो भी डॉक्टर और अस्पताल एलोपैथी के जरिए कीमोथेरेपी के जरिए इलाज करने का दावा करता है वो गलत है, जबकि कीमो देने से, सर्जरी करने से कैंसर बढ़ता है, कम नहीं होता। और जो भी कीमो के जरिए इलाज करने का दावा करता है वो सिद्ध करके दिखाए और मेरे से 10 लाख रुपए ले जाए। सही इलाज केवल आयुर्वेद और इलेक्ट्रोपैथी में ही संभव है और सही खान पान और नियमित व्यायाम से शरीर को सही रखा जा सकता है। अपने अंदर के अंगों की डिटॉक्सिफिकेशन करो, क्लीनिंग करो, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो और 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर जियो। ये आयुर्वेद का सूत्र है, शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम। 100 वर्ष तक स्वस्थ होकर जियो। जिस पद्धति की आप बात कर रहे हैं कि डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, क्या उससे बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारियां खत्म हो? ये मेरे पीछे पूरी लाइन खड़ी है, ये सब BMS डॉक्टर्स हैं, सबने 5.5 साल की डिग्री ली है और इनको 5.5 साल की डिग्री में पूरे 5.5 साल यही सिखाया जाता है क्या खाओ क्या नहीं खाओ, क्या ज्यादा खाओ क्या कम खाओ, किस मौसम में क्या खाओ, किस चीज के साथ किस चीज को मत खाओ। लेकिन मॉडर्न पैथी जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स जिनको बोलते हैं हम, जो सो कॉल्ड MBBS जिनको बोलते हैं, उनकी 5.5 साल की डिग्री में डाइट नाम का चैप्टर ही नहीं होता। यही नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना, किस चीज के साथ किसी। तो डाइटिशियन क्या बताते हैं, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे, हम कहते हैं संडे या मंडे कभी नहीं खाने अंडे। तो ये फर्क है आयुर्वेद में और डाइटिशियन में। डाइटिशियन कौन बना रहा है? डाइटिशियन जो इंडस्ट्री बना रही है ना। डाइटिशियन बोलते हैं दूध पियो, अरे ये भी तो बताओ किसका पियो, मुझे बताओ। गाय हमारी माता है, कहावत है, अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस क्या के बीन जाना, ये सारी में तो कहावतें हैं ना। तो भैंस का दूध, गाय का दूध, जो दूध है, एक तो गाय भैंसों को इंजेक्शन लग रहे हैं, दूसरा क्या वो हजम हो रहा है, क्या वो हमारी बॉडी को सूट कर रहा है, क्या वो नकली तो नहीं है, क्या गाय भैंसें जंगल में चरने जाती हैं? सी बात है, बहुत ही क्लियर शब्दों में, कैंसर के ट्रीटमेंट के नाम से या कैंसर के ट्रीटमेंट के बहाने जब भी कीमोथेरेपी किया जाता है, रेडिएशन किया जाता है या इम्यूनोथेरेपी या सर्जरी, उससे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, उससे कैंसर बनता है और फैलता है। इन ट्रीटमेंट या सो कॉल्ड ट्रीटमेंट से ना तो कैंसर किसी का ठीक हो सकता है, ना ही कंट्रोल हो सकता है। सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, वो बढ़ती है। जो बात मैंने बताई ये ही मेडिकल साइंस का हिस्सा है, यही मेडिकल साइंस में प्रूवन है। और जिनको इसके सबूत अगर चाहिए तो विश्वरूप.com/कैंसर में जाएंगे। हमने ये कैंसर कैलेंडर भी आज लॉन्च किया जिसमें ये सारे सबूत दिए हुए हैं। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो जिस तरह से गुटखा सिगरेट से कैंसर होता है, ठीक उसी तरह से रेडिएशन कीमोथेरेपी से भी कैंसर होता है। आज से 50 साल पहले लोग ये सोचते थे, डॉक्टर खुद बोलते थे सिगरेट अगर पिएंगे तो लंग कैंसर ठीक हो जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे आज से कुछ साल के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि कीमोथेरेपी, रेडिएशन या बायोप्सी, इससे कैंसर बनता है, ना कि डायग्नोस या ठीक होता है। तो हमने ये कैंसर कैलेंडर भी आज लॉन्च किया जिसमें हमने सारे सबूत दिए हुए हैं और ये सबूत मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल्स के हैं, मेन स्ट्रीम मेडिकल जर्नल। मैं तो आपके माध्यम से यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई ये साबित कर दे कि कीमोथेरेपी से किसी का कैंसर ठीक हुआ हो तो मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो चलिए फिलहाल के लिए आपका राज्य में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय।